अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज़ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और इस तरह के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, JEAN PIAGET, इसकी से प्रोनाउंसिएशन है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, टॉपिक को देखना है। अच्छा, पियाजे ने दी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक हो गया, ये तो समझ आ गया कि एक थ्योरी है लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि व्हाट दिस थ्योरी इज़ अबाउट। ठीक हो गया, तो ये थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो कि दी है जीन पियाजे ने। ठीक हो गया, अच्छा, तो यहाँ तस्वीर में है हमारे और आपके प्यारे सी जीन पियाजे जिसने हमारे लिए ये थ्योरी दी है ताकि हम इस थ्योरी को पढ़ें, रटें, पेपर में लिखें और अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे और आपके जीन पियाजे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि कॉग्निशन क्या चीज़ है। ठीक है, कि जब तक हमें कॉग्निशन का कंसेप्ट नहीं समझ आएगा हमें ये थ्योरी नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले देखें कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। ओ, कॉग्निशन क्या चीज़ है? कॉग्निशन एक ऐसा मेंटल एक्शन है या फिर मेंटल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारे में आ जाती है, उसके बारे में नॉलेज आ जाती है, उसके बारे में ना हमें समझ आती है कि है क्या चीज़। और ये किसके ज़रिए होता है? एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है, थॉट के ज़रिए होता है और सेंसेस के ज़रिए होता है। ठीक हो गया, थॉट मतलब हमारी थिंकिंग के ज़रिए होता है, एक्सपीरियंस मतलब हमारी डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा है उससे हमें पता लगता है, या फिर हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए इस नॉलेज को एक्वायर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कॉग्निशन। ठीक हो गया, अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज़। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, कॉग्निशन की एबिलिटी का आना कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि थिंक करना यानी कि समझने और जो है ना सोचने की सलाहियत का हमारे अंदर आ जाना कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, जब हमारे में सोचने की सलाहियत आ गई, ठीक है, रीज़न देने की सलाहियत आ गई, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत आ गई, तो इसका मतलब है कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई। ठीक हो गया, अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए जो है ना लोगों की थिंकिंग उनकी पूरी ज़िंदगी में चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब बचपन में हमारी जो थिंकिंग थी वो हमारे बड़े होने तक वही थिंकिंग नहीं रहती है, बल्कि हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके या फिर आइडियाज़ को लेके हमारा परसेप्शन जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है। और ये चेंज किस वजह से आता है? दैट कम्स बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो जीन पियाजे जो हैं हमारे, उन्होंने स्टडीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेसेस चेंज्ड विद एज। तो पियाजे ने क्या किया कि चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करने के बाद उसने फिर ये फाइंड करने की कोशिश की कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, और फिर उन बच्चों का थॉट प्रोसेस जो है, उनके थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे चेंज हो जाता है विद देयर एज। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी थिंकिंग किस तरह से चेंज हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है, अच्छा कितने लेवल्स में चेंज हो जाती है, ये सारी चीज़ डिस्कस करी है जीन पियाजे ने। ठीक है, और डिस्कस करने के बाद जो थ्योरी दी है उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे या फिर पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक हो गया, इट इज़ ग्रोइंग अप्रीहेंशन एंड अडेप्शन टू द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट जो हमारा है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट करना, मतलब जैसा इन्वायरमेंट है वैसे थिंकिंग बनाना, या फिर हमारे पास हमारी ज़िंदगी में जैसे सिचुएशंस आ रही हैं उन्हीं सिचुएशंस को देख के उनसे लर्न करना, और ये सारी चीज़ कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको स्टडी किया था किसने? जीन पियाजे ने, जिसकी तस्वीर आप अभी देख चुके हैं। ठीक है, ओके, हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स। ये तो हमें पता लग गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है। अगला सवाल आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती कैसे है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेसेस बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब है कि डिफरेंट ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो इन ग्रेड्स में जो है ना ग्रेजुअली और अकॉर्डिंगली, इन ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये होती है, मतलब अचानक से अब्रप्टली नहीं होती है बल्कि ग्रेजुअली होती है। ठीक है, ग्रेड्स में, स्टेप्स में होती है। और फिर एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेसेस बिकम। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है,
हमारे मेंटल प्रोसेसेस में थिंकिंग आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, रीजनिंग आ गई, इस तरह के जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो टाइम के साथ साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, बच्चों की थिंकिंग तो सिंपल होती है, लेकिन जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी थिंकिंग के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। वो हर एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, वो हर एस्पेक्ट को देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स थिंकिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीम्स। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन किस वजह से होती है? जब नए स्कीम्स बनते हैं, ठीक है। अब स्कीम्स क्या चीज़ है ये आपको आगे पता लग जाएगा। इसी तरह से एजिमुलेशन और एकोमोडेशन भी दो वेज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और इक्विलिब्रेशन भी जो है ना एक सैम्बल ऑफ न्यू स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जब नया स्टेज आता है तो तब होती है इक्विलिब्रेशन। तो स्कीम क्या है, एजिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या है, और इक्विलिब्रेशन क्या है, इस बारे में अभी बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें सही से समझ नहीं आएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला हमारा की कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा इज़ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय द इनहैबिट। अच्छा, स्कीमा क्या चीज़ है? हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को लेके हमारे माइंड में क्या क्या उससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड द इनहैबिट। स्कीमा के ज़रिए ही हमें उस वर्ल्ड को समझने में आसानी होती है जिसमें हम रहते हैं, या उस इन्वायरमेंट को समझने में जिसमें हम रहते हैं। दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्कीमास जो हैं वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, उस हर एस्पेक्ट के लिए एक अलग स्कीमा होता है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे होते हैं? एंड कैन बी सीन एज कैटेगरीज विच हैव सर्टेन प्री कंसीव्ड आइडियाज़ इन देम। अच्छा, तो हमारे माइंड में ना काइंड ऑफ कैटेगरीज होती हैं कि अच्छा इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये नॉलेज है, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास इस तरह के आइडियाज़ हैं, इस कैटेगरी में हमारे पास इस तरह के आइडियाज़ हैं, तो इनको कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में जो है ना सच्ची में कोई जगह बनी हुई है कि ये एक स्कीमा, ये एक स्कीमा, नहीं, ये ऐसा नहीं है, बट इट्स समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब सच्ची में वहाँ पे कोई इस तरह की जगह, इस तरह का गियर टाइप नहीं है, लेकिन इट्स समथिंग एब्स्ट्रैक्ट कि हमारे माइंड में ये चीज़ होती है, इस तरह से जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्कीमा फॉर क्रिसमस की बात करें, ठीक है। अच्छा, क्रिसमस जब हम कहते हैं ना, तो उसके बारे में हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रिसमस ट्री आ जाता है, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स आ जाते हैं, गिविंग्स आ जाते हैं, मनी आ जाता है, ग्रीन और रेड कलर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, विंटर आ जाता है, सेंटा क्लॉस आ जाता है। अच्छा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्रिसमस से रिलेट करती हैं हमारे माइंड में, ठीक है। जब हम क्रिसमस बोलते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर इन सब चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसको हम कहेंगे कि स्कीमा ऑफ क्रिसमस। इसी तरह अगर हम बर्थडे की बात करें कि स्कीमा फॉर बर्थडे में क्या आएगा, केक आएगा, ठीक है, डेकोरेशंस आएंगी, गिफ्ट्स आएंगे, और विशेज़ आएंगे, कार्ड्स होंगे, तो ये सारा हमारा होगा स्कीमा ऑफ बर्थडे। तो इस तरह हर आइडिया को लेके हमारे जहन में अलग स्कीमा होता है, और उस स्कीमा के अंदर उस आइडिया से रिलेटेड जितने भी और आइडियाज़ हैं वो होते हैं, ठीक है। ये होगा स्कीमास, ओके। अच्छा, फिर बात करते हैं एजिमुलेशन के बारे में। एजिमुलेशन क्या चीज़ है? इट इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। हियर द लर्नर फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नो, what he already knows. In assimilation the schema is not changed, it is only modified, ठीक है। किसी चीज़ को लेके हमारे जहन में आइडिया है, ठीक है, तो जब हम एक नई चीज़ को देखते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए हम नया आइडिया डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जहन में जो पहले से आइडिया है उसी को हम उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, वो जा रहा है रोड पे, तो उसने किसी ऐसे मर्द को देखा, किसी ऐसे शख्स को देखा जो सर से ऊपर से गंजा है और साइड में ना उसके फ्रिजी बाल हैं। तो उस शख्स को देख के वो बच्चा चीखता है कि क्लाउन क्लाउन, मतलब जो जोकर नहीं होता, जोकर जोकर बोलता है उसको। क्यों? क्योंकि जोकर के बारे में उस बच्चे के जहन में एक स्कीमा था कि जोकर का जो है ना सर ऊपर से गंजा होता है, साइड में फ्रिजी हेयर होते हैं। इसी स्कीमा को लेके उसने क्या किया, इस नए बंदे पे भी अप्लाई किया, ठीक है। जिस बंदे को देखा उस पर अप्लाई किया, तो ये हो गई एजिमुलेशन, ठीक है। जो पहले से आइडिया है उसी को एक नई चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना, उसी को उसमें फ़िट करने की कोशिश करना, बजाय इसके कि हम नया स्कीमा बनाए, तो इसको कहते हैं एजिमुलेशन। अच्छा जी, अब एकोमोडेशन क्या चीज़ है? एकोमोडेशन का मतलब है दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इन एकोमोडेशन द स्कीमा इज अल्टर्ड, अ न्यू स्कीमा में बी डेवलप्ड। अच्छा, एजिमुलेशन के
ऑपोजिट में एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन में ये होता है कि जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं ना, तो हम उसके लिए एक नया स्कीमा बनाते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, बजाय इसके कि ओल्ड स्कीमा को ही यूज़ करें। या ये होता है कि जो हमारे पास पहले से स्कीमा हमारे जहन में है वो चेंज हो जाए, या ये कि एक बिल्कुल इंटायरली नया स्कीमा बन जाए, ये भी पॉसिबल है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। फिर वही मिसाल लेते हैं कि जब उस बच्चे ने गंजे शख्स को देख के कहा जोकर जोकर, ठीक है, क्लाउन क्लाउन कह दिया, तो फिर साथ में उसके बाबा हैं तो वो उसको समझाते हैं कि बेटा ये जोकर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना इसने चेहरे पे कलर लगाया हुआ है, ना ये लोगों को हंसाते हैं, ना जोक सुनाते हैं, बस ये कि इसके बाल इस तरह के हैं, ठीक है। उसने उसको समझा दिया, तो बच्चे के जहन में जो है वो एक नया स्कीमा बन गया, ठीक है। जो पहले से उसका स्कीमा था ना जोकर के बारे में, वो तो जोकर का ही रही है, लेकिन एक नया स्कीमा बन गया, तो बन गया कि अच्छा इंसानों का भी इस तरह का ना हेयर स्टाइल हो सकता है। तो फिर इसका जो नया कॉन्सेप्ट बन गया, इसको हम कहेंगे एकोमोडेशन, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इक्लिब्रेशन। इक्लिब्रेशन के नाम से हमें पता लगना है, इक्लिब्रेशन मतलब किसी चीज़ का इक्लिब्रियम में होना, मतलब इक्लिब्रियम मतलब बराबरी में, ठीक है, बैलेंस में होना। तो इक्लिब्रियम से क्या मुराद है इस थ्योरी में? Piaget believed that cognitive development did not progress at a steady rate but rather in leaps and bounds. Equilibrium occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation. As a child progresses through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge and changing behavior to account for a new knowledge. Equilibrium helps explain how children are able to move from one stage of thought to the next. अच्छा, इक्लिब्रेशन एक ऐसा स्टेज आता है ना बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि जब वो एजिमुलेशन भी करता है और एकोमोडेशन भी करता है, और इनके दरमियान ना वो एक इक्लिब्रियम रखता है, ठीक है, कि उसको समझ आ रहा होता है कि किस सिचुएशन में नया स्कीमा बन सकता है और किस सिचुएशन में उसका जो पुराना स्कीमा है, पुराने आइडियाज़ है या पुरानी नॉलेज है, वहीं अप्लाई हो सकती है। तो इस तरह का इक्लिब्रियम जो है ना वो जहन में आ जाता है बच्चे के कि इस तरह ना वो किस जगह एजिमुलेशन करनी है, किस जगह एकोमोडेशन करनी है। इसकी जब उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इक्लिब्रेशन, ठीक है। और इक्लिब्रेशन के ज़रिए ही जो ये हमें इस बात के लिए हेल्प करती है कि हम एक्सप्लेन करें कि चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट, ठीक है। मतलब एक स्टेज ऑफ थॉट है तो उसको नेक्स्ट में बच्चा कैसे चला जाता है, उस नेक्स्ट स्टेज में वो एजिमुलेशन करता है या एकोमोडेशन करता है, और इन दोनों में से एक को चूज़ करना होता है, वो उसकी अपनी थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्लिब्रेशन, ओके। अच्छा, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है ना, इसमें 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। इसने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। वो कौन से स्टेजेस हैं? पहला है द सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर आ गया हमारे पास द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। यानी कि 2 साल से लेके बर्थ से 2 साल तक जो है हमारे पास पहला स्टेज आएगा, 2 to 7 ईयर्स दूसरा स्टेज, 7 to 11 ईयर्स तीसरा स्टेज, और फिर 11 या 12 ईयर्स के बाद का जो स्टेज है वो फिर हमारे पास फाइनल स्टेज आता है, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अगर मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो इस तरह से होगा कि सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। जो बच्चा होता है वो दुनिया को सेंसेस और एक्शंस के ज़रिए समझता है। उसके बाद वाले स्टेज में जो है ना लैंग्वेज और मेंटल इमेजेस के ज़रिए समझता है, ठीक है। लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है ना ये सेकंड स्टेज में आ गया। फिर जाके क्या होता है थर्ड स्टेज में कि बच्चा ये अंडरस्टैंड करना शुरू करता है कि वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज, ठीक है। दुनिया को अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल थिंकिंग के ज़रिए, ठीक है। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। हर थिंकिंग के पीछे ना, हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करता है या फिर लॉजिक देने की कोशिश करता है। तो ये तीसरा स्टेज हो गया। और फिर जो चौथा स्टेज है कि अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो ये जो है ना यहाँ पे आके थिंकिंग मैच्योर होती है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके जो है ना हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे भी हो सकती है, इस तरह के ना हाइपोथेसिस देते हैं लोग या फिर बच्चे। और फिर उनके अंदर जो है ना साइंटिफिक रीजनिंग की स्किल भी आ जाती है कि हर चीज़ में ना साइंटिफिक रीज़न देने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए 4 स्टेजेस। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेज आ गया द सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो कि बर्थ से 2 साल तक है। इसमें क्या करते हैं कि इन्फेंट्स कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस, सीइंग, हियरिंग विद मोटर एक्शंस, ठीक है। यानी कि सीइंग, हियरिंग, रीचिंग, टचिंग, इन्हीं एक्शंस के ज़रिए दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर इसमें ये ना एक डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके ना मेमोरी डेवलप करते हैं बच्चे इस स्टेज में। दे रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन इफ़ दे आर आउट ऑफ साइट। उनको ये होता है कि उन्होंने पहले कोई चीज़ देख ली, ठीक है। कोई बच्चा है बर्थ से 2 साल तक के स्टेज में, उसको पहले कोई चीज़ दिखा दी, फिर हम वो चीज़ हटाएं ना, तब भी उसके जहन में होता है कि अच्छा अभी जो मैंने चीज़ देखी थी वो एग्जिस्ट करती है,
क्योंकि वो जो है ना किसी भी चीज़ का एक परमानेंट मेमोरी डेवलप करते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्चुअल एक्शंस एट बर्थ टू द बिगनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, बर्थ में उनके जो है ना रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं, वहाँ से लेके इस स्टेज के ख़त्म होने तक इनके अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर सेम्बलिक एबिलिटीज़ आ जाती हैं। लैंग्वेज की एबिलिटीज़ इस स्टेज के ख़त्म होने के टाइम शुरू होती हैं, और फिर जब वो लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी उनमें आ जाती है, तो फिर चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। अगला स्टेप पार करते हैं जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 ईयर्स तक का है। टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड इसमें आते हैं। दिस स्टेज बिगिनस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज सैम्बल्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। सैम्बल्स और लैंग्वेज यूज़ करने लग जाएँ तो ये स्टेज शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कंसेप्ट्स, सो चाइल्ड इज़ कैपेबल ऑफ मोर कम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशंस आते हैं वर्ड्स और इमेजेस के। अच्छा, ये जो वर्ड है, बॉल का जो वर्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो गोल गोल सा होता है, ठीक है। इस तरह वो जो है ना कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं कि वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। और फिर ही इज स्टिल एबल टू यूज ऑपरेशंस लॉजिकल मेंटल रूल सच एज रूल ऑफ अर्थमेटिक। दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। ये जो है ना 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो सब कैटेगरीज कौन से हैं? ये हैं प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 ईयर्स तक का। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन बट स्पीच इज ईगोसेंट्रिक, ठीक है। यानी कि वर्बल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो उसका यूज़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी बच्चों की जो स्पीच होती है ना, उनका जो बोलना होता है उसमें वो ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब है? जो सिर्फ खुद पे फोकस करे। द चाइल्ड यूजेस सैम्बल्स टू स्टैंड फॉर एक्शंस। अ टॉय डॉल स्टैंड्स फॉर अ रियल बेबी और द चाइल्ड रोल प्लेज मम्मी और डैडी, ठीक है। वो बच्चा इस स्टेज में क्या करता है कि सैम्बल्स को यूज़ करता है एक्शंस के लिए, ठीक है। दे यूज सैम्बल्स टू स्टैंड फॉर एक्शन। सपोज कोई डॉल है, ठीक है। अच्छा, उनको ये लगता है कि ये डॉल रियल बेबी है, इस तरह से ना सिंबल्स को एक्शन से रिलेट करते हैं। और जो दूसरा स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज, इसमें ये होता है कि स्पीच बिकम्स मोर सोशल। पहले स्टेज में इनकी स्पीच ईगोसेंट्रिक थी, नेक्स्ट स्टेज में इनकी स्पीच सोशल बन जाती है, ठीक है। और फिर ये चिल्ड्रन इस स्टेज में आके ये करते हैं कि बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील और सेंस और टू बी ट्रू, येट दे कैन नॉट एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड व्हाट दे फील और सेंस, ठीक है। ये अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं फील करने में या सेंस करने में, लेकिन वो इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि वो जो फील करते हैं या सेंस करते हैं उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है या क्या रीज़न है, लेकिन वो फील और सेंस कर सकते हैं और फिर इसको जो है ना बोल भी सकते हैं थ्रू देयर सोशल स्पीच। आप लोगों को ये तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है द चाइल्ड्स थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक अबाउट देमसेल्व्स और देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ईगो का मतलब ये होता है ना अना, कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब बच्चों की जो थिंकिंग है, उनकी स्पीच है, वो सिर्फ उन पे ही फोकस करते, उनके अपने देयर ओन सेल्फ पे फोकस करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखें, आर दे लुकिंग एट मी, इज़ देयर समथिंग ऑन माई फेस, तो मतलब हर चीज़ को देख के ना वो खुद के बारे में सोचते हैं कि अच्छा लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और फिर इस तरह से वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से ना चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नहीं देख सकता हूँ तो मतलब ये कि आप भी मुझे नहीं देख सकते हो, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग होती है उनकी, जो ईगोसेंट्रिक होती है। फिर आ गया तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चाइल्डहुड या फिर अर्ली एडोलसेंस आता है इसमें। द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ कैरेक्टराइज बाय अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लॉजिक, ठीक है। यह स्टेज जो है ना बच्चों में तब शुरू होता है जब वो लॉजिक को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना सीखें। लॉजिक मतलब रीजनिंग, और लॉजिक जब उनके अंदर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज, और इस स्टेज के अंदर जो है ना जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं बच्चों की थिंकिंग में, उनकी कॉग्निशन में, वो है सेरिएशन, ठीक है। सेरिएशन का मतलब है द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, शेप और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चों को वो बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं ना तो उनके अंदर ये सलाहियत आ जाती है कि अच्छा ये जो चीज़ है ये साइज़ में इससे छोटी है तो हमने इसको इस ऑर्डर में रखना है, या फिर शेप को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें सर्कल में आती हैं, ये चीज़ें स्क्वायर में आती है, इस तरह शेप को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ गिवन डिफरेंट साइज ऑब्जेक्ट्स दे में प्लेस देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स दे देना तो उसको मतलब असेंडिंगली या डिसेंडिंगली वो उसको ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं
कि पहले बड़ी चीज़ आ गई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। तो शेप को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी इनके अंदर आ जाती है, जिसको कहते हैं सीरिएशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। जैसे इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी एंड बी इज़ टॉलर देन सी, देन ए मस्ट बी टॉलर देन सी। तो उनके अंदर ना लॉजिकल रिलेशनशिप्स, चीज़ों के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप फाइंड करने की उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सपोज़ अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए सी से बड़ा होगा। तो इस तरह के लॉजिक्स, सिंपल लॉजिक्स को समझने की उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है। और क्लासिफिकेशन का मतलब है कि द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, ठीक है। चीज़ों को कैटेगराइज करने की उनके अंदर सलाहियत आ जाती है, ठीक है। सपोज़ जिस तरह बच्चों को क्यूब्स वगैरह नहीं दिए जाते डिफरेंट कलर्स के, तो उसमें उसका रीज़न ही यही होता है कि बच्चों की कॉग्निशन जल्दी हो, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ से जो है ना हर कलर के, डिफरेंट कलर को देख के भी ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हैं, शेप को देख के ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हैं, और कलर को पहचानना और शेप को पहचानना खुद ही जो है ना वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, डिसेंटरिंग का क्या मतलब है? द एबिलिटी टू मेक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन इनटू अकाउंट, यानी कि किसी एक चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। वो कैसे कि चाइल्ड विल नो लॉन्गर परसीव एन एक्सेप्शनली वाइल्ड बट शॉर्ट कप टू कंटेन लेस देन अ नॉर्मली वाइड एंड टॉलर कप, ठीक है। अच्छा, एक टॉल कप है, एक शॉर्ट कप है, तो उनको इस बात की रीजनिंग समझ आ जाएगी कि टॉल होने के साथ साथ वाइड होना भी मैटर करता है, ठीक है। ये नहीं है कि जो कप टॉल है उसी में ज़्यादा आ जाएगा, बल्कि ये भी कि जो कप वाइड है वो भी आ जाएगा। तो टॉल और वाइड दो एस्पेक्ट्स को उस बच्चे ने समझना शुरू कर लिया, ठीक है। तो मल्टी एस्पेक्ट्स को समझने की जब उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है तो इसको कहते हैं डिसेंटरिंग। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? ये कि बच्चों को ये समझ आ जाता है कि नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। यानी कि उस कोई भी नंबर या ऑब्जेक्ट्स है तो उनको चेंज किया जाए, ठीक है, ठीक है। फिर चेंज करने के बाद उनको दोबारा ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। जैसे कि 4 + 4 हो गया 8। अब 8 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर ना इस तरह की रीजनिंग, इस तरह के लॉजिक को समझने की एबिलिटी आ जाती है। कंजर्वेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम्स इज अनरिलेटेड टू अरेंजमेंट और अपीयरेंस। यानी यहाँ पे आके बच्चों को ये समझ आता है कि क्वांटिटी जो है वो अरेंजमेंट के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर हमारे पास 9 क्यूब्स हैं तो उन 9 क्यूब्स को हम स्क्वायर के शेप में रख लें, हम उसका रे बनाएं, हम उसको इस तरह रख लें, इस तरह रख लें, जिस तरह भी रख लें वो 9 ही है, ठीक है। उनको ये समझ आता है कि क्वांटिटी जो है वो अरेंजमेंट से डिफरेंट है। अरेंजमेंट जिस तरह भी करे क्वांटिटी वहीं रहती है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन। और एलिमिनेशन या एगोसेंट्रिज्म का मतलब है द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव। द चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशंस कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग, डिवाइडिंग, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जब समझ आने लग जाते हैं कि चीज़ों को ना सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि औरों के पर्सपेक्टिव से भी उनको समझ आने लग जाते हैं, और फिर उनमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो कंबाइन करें, मल्टीप्लाई करें, रिपीट करें, डिवाइड करें, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन है वो सारे कर सकें। उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। अच्छा, आखिरी स्टेज आ गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 ईयर्स से अबव तक है, ठीक है। थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन कैरी आउट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे आके जो है ना इंसान का या बच्चे का जो थॉट है वो फ्लेक्सिबल और एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कि ये सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, ठीक है। उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि किसी भी लॉजिकल प्रॉब्लम को जो है ना एक मेथड से गुजार के बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकें। इसकी एक एग्जाम्पल, इसकी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जाम्पल है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। जब उनको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाता है कि उनको समझ आता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम को हमने इस मेथड के ज़रिए इस तरह से इन स्टेप्स में सॉल्व करना है, तो ये एबिलिटी उनमें आ जाती है 12 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। यानी कि जो प्लस माइनस सिंपल हैं वो तो पहले ही समझ आते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स हैं वो यहाँ आके समझ आते हैं, ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग दैट नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। उनको ये समझ आता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। और फिर डेवलप्स स्किल सच एज लॉजिकल, तो उनमें यह स्किल आ जाती है कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, रीजनिंग मतलब रीज़न दे सकते हैं,
डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, ये रीजनिंग की 2 टाइप्स है, ये स्किल उनमें आ जाती है। और फिर सिस्टमेटिक प्लानिंग की स्किल आ जाती है, ठीक है, कि वो सिस्टमेटिकली चीज़ों को, इवेंट्स को, मुख्तलिफ आइडियाज़ को प्लान कर सकते हैं। अंडरस्टैंड्स दैट रूल्स ऑफ एनी गेम और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय अ मैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हैंस कुड बी चेंज और मॉडिफाइड। उनको ये समझ आता है कि किसी गेम का कोई रूल है, ठीक है, या सोशल सिस्टम का रूल है, तो वो रूल किसी मैन ने बनाया है, किसी शख्स ने बनाया है, और उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जब ऐसा करते हैं ना, जब खेलते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि अच्छा इस खेल का ये रूल है, तो मतलब तुम जो भी करो ये रूल चेंज नहीं हो सकता। उनको लगता है बस पत्थर पे लकीर है, ठीक है, ये रूल है तो बस है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उनको समझ आता है कि ये रूल तो किसी शख्स ने बनाया है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम मिल के इसको कोई एग्रीमेंट ले लें तो चेंज भी हो सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग उनमें आ जाती है। The child's way of thinking is at its most advanced, although the knowledge he has to work with change, ठीक है। तो बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो इस स्टेज में आके सबसे ज़्यादा एडवांस हो जाती है, ठीक है, एडवांस लेवल पे उनकी थिंकिंग आ जाती है। लेकिन नॉलेज फिर भी ज़्यादा नहीं होती है डेफिनेटली, क्योंकि 12 साल के बच्चे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसका थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो एडवांस हो जाता है, ठीक है, बाकी स्टेजेस की निस्बत। ये हो गए जीन पियाजे के स्टेजेस, मतलब हम सब के स्टेजेस जिनसे हम गुजरते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने बताया है, इसलिए हम कहेंगे जीन पियाजे के स्टेजेस, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये थ्योरी जो हमें हमारे जीन पियाजे ने दे दी, तो इसको हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, लर्निंग के अंदर डिस्कवर करने की स्किल को ना, डिस्कवरी अप्रोच को हम लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल लेवल। तो बच्चों का जो करिकुलम होता है ना, उनको स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस को, उस करिकुलम को ना इस थ्योरी के साथ रिलेट करके रखा जाए। अगर बच्चा इस स्टेज में है तो उसको इस तरह का करिकुलम दिया जाए, बच्चा नेक्स्ट लेवल में जाता है तो उसके करिकुलम को थोड़ा एडवांस कर लिया जाए। तो इस तरह जो है ना, इसको हम डेली लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्लासरूम एक्टिविटीज़ हम इस तरह से अरेंज करें कि बच्चों के अंदर जो है ना सेल्फ लर्निंग की स्किल आ जाए, कि बच्चे खुद से लर्न करने की एबिलिटी को, बच्चे इस बात पे फोकस करें कि वो खुद से चीज़ों को सीखने लग जाएं, ठीक है। ये हम क्लासरूम में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस थ्योरी को नज़र में रखते हुए। सोशल इंट्रैक्शंस हैव ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजे। सोशल इंट्रैक्शंस जो है ना, उनका एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा होता है इफ़ेक्ट, ठीक है, पियाजे के मुताबिक। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव सोशल एक्शंस करते हैं ना, तो उन बच्चों में एजुकेशन को लेके भी ना पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम कहते हैं ना कि स्कूल जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में मैटर करता है। वो कैसे करता है? अगर स्कूल में उसको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए कि वहाँ पे पॉजिटिव एक्शंस हों, ठीक है, उनका सोशल इंटरेक्शन इतना अच्छा हो कि एक दूसरे को, उनको हेल्प करना सिखाया जाए, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया जाए, तो उस इन्वायरमेंट वाले स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग उसी मुताबिक अच्छी होती है। इसलिए कहते हैं कि स्कूल और इन्वायरमेंट बच्चों पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन शुड बी geared to the level of the child. As the level of child changes at each stage, the level of instruction और एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी शुड ऑल्सो चेंज। तो यही बात हो गई कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ना, अगर वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ गया तो उसकी एक्टिविटीज़ और उसको इंस्ट्रक्शंस भी इस तरह से देने चाहिए। जाहिर सी बात है, अब बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है। हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ तोड़ते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनको ज़ाहिर है समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमें उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, ठीक है। अगर वो 2 से 4 साल तक का है तो हमें उस मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। फिर अगर वो 12 साल तक आ गया तो फिर हमने उसको जो है ना थोड़े से ज़्यादा एडवांस लेवल के इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सोसाइटी के बारे में, कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बिहेव करना है। इस तरह से हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शंस भी उसके लेवल के मुताबिक देने चाहिए हैं। और फिर टीचिंग का मेथड जो है सिंपल टू कम्प्लेक्स होना चाहिए। पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाओ, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाओ। और पढ़ाई के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट मेथड लेकर आओ, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों के अंदर जो लर्निंग आ जाती है, उनकी जो कॉग्निशन होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। इसी तरह इस तरीके के मुताबिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फिर बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह में होते हैं। और फिर मेजर गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो एजुकेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है ना, वो है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। हमारे यहाँ तो होता है कि एजुकेशन हमने हासिल करनी क्यों करनी है, जॉब के लिए करनी है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि एजुकेशन जो है, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी एजुकेशन के ज़रिए आनी चाहिए, और आती भी है अगर हम एजुकेशन फिर उस तरह से ले लें, ठीक है, कि स्टेज को सामने रखते हुए, इंस्ट्रक्शंस को रखते हुए,
को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ करें तो ज़ाहिर है ये स्किल, ये थिंकिंग आ जाती है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, इस थ्योरी ने एजुकेशन में क्या इनकलाब लाया? तो पियाजे की जो थ्योरी है उसने एजुकेटर्स, पेरेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात में हेल्प करी कि वो जो है ना चिल्ड्रन की कैपेसिटी को समझ सके। ठीक है, बच्चा इस साल का है तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ों को समझ सकता है, क्या क्या कर सकता है, इस बात को समझने में हेल्प कर दी इस थ्योरी ने। ही मेड अस कॉन्शियस विद द वे चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स थिंक। ठीक है, उसने हमें इस थ्योरी से हमें ये समझ आ गया कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स कैसे थिंक करते हैं, कैसे सोचते हैं, और फिर एक चिल्ड्रन एडल्ट बनने तक उसकी थिंकिंग कैसे चेंज होती है। A lot of school programs have been redesigned taking as base Piaget's discoveries। तो बहुत सारे स्कूल्स ने ये किया कि पियाजे की थ्योरी को देख के ना अपने प्रोग्राम्स को रीडिज़ाइन किया, अपने करिकुलम को चेंज किया, अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करी इस थ्योरी को बेस रखते हुए। ठीक है, ये इसका इनकलाब आ गया। अच्छा, पियाजे मेड अ रिवोल्यूशन विद द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंसंट्रेटिंग ऑल हिज अटेंशन टू द मेंटल प्रोसेस एंड हिज रोल विद बिहेवियर। तो पियाजे ने जो है ना एक नई रिवोल्यूशन लाई, एक नया इनकलाब लाया। वो कैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और के साथ साथ जो है ना इंसान बच्चे के मेंटल प्रोसेस, उसका बिहेवियर, ये सब चीज़ें कैसे रोल प्ले करती हैं, उनका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत 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 डिटेल में बता दी। किसने? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने हमें बताई, मैंने आप लोगों को बताया। तो इसीलिए तो ये हो गया सारा ख़त्म। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर बस हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।